फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम लोग औद्योगिक भूगोल यानी इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि जो इंडस्ट्री की लोकेशन है वो किन कारकों से प्रभावित होती है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे स्थान होते हैं, जैसे जमशेदपुर वगैरह हो गया, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं एक साथ। वहीं पर कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं, कुछ ज्योग्राफिकल एरिया ऐसे भी होते हैं जहां पर बहुत ही मुश्किल से एक दो इंडस्ट्री होती हैं, वो भी बहुत छोटे साइज की। तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री की लोकेशन को डिसाइड करते हैं कि किस ज्योग्राफिकल एरिया में इंडस्ट्री लगेगी। देखिए, वैसे तो इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं, और उन थ्योरीज को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे भी। लेकिन आज हम लोग एक जनरल ओवरव्यू लेने जा रहे हैं कि इंडस्ट्री की लोकेशन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आ जाती है इसकी असेंबली लाइन, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि देखिए, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। आप एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो इसमें आपको क्या चाहिए होगा? एक असेंबली लाइन चाहिए होगी, यानी कि आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। फिर इस रॉ मटेरियल को आप क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास लोहे का रॉ मटेरियल है और आप स्टील बनाते हैं, तो ये स्टील में आपने क्या किया? इसकी प्रोसेसिंग की। और इसके बाद आप क्या करेंगे? इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो देखिए, ये तीनों चीजें होना चाहिए। असेंबली लाइन आपकी मजबूत होना चाहिए, आपकी प्रोसेसिंग सही होना चाहिए, तभी आप सही पदार्थ बना पाएंगे जिसका आप निर्माण कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना देते हैं लेकिन उसे बेचने के लिए आसपास में कोई मार्केट नहीं है, तो फिर आपको इस इंडस्ट्री में नुकसान होगा। तो ये कुछ खास चीजें हैं जो इंडस्ट्री की लोकेशन को डिसाइड करती हैं। जैसे कि देखिए, अब आगे जो हम लोग वेबर का मॉडल डिस्कस करेंगे, वहां पर देखेंगे कि वेबर ने बताया कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, यानी कि मान लीजिए जो हमारा लोहे का रॉ मटेरियल है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जहां पर इंडस्ट्री है, कच्चे माल को इंडस्ट्री तक पहुंचाने में जो परिवहन लागत खर्च होती है, उसके आधार पर डिसाइड होता है कि इंडस्ट्री कहां लगेगी। मान लीजिए कच्चे माल को यहां से आगे यहां तक ले आने में बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है, तो इंडस्ट्री वाले क्या सोचेंगे कि इस माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से अच्छा है कि यहीं पर हम अपनी इंडस्ट्री लगा लें। तो जो रॉ मटेरियल का सोर्स है वहीं पर इंडस्ट्री लगने लगेगी। यानी कि जो परिवहन लागत है, या कह लीजिए कि सामान को, कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जो लागत है, जो इकोनॉमिक कॉस्ट है, वो इंडस्ट्री की लोकेशन को डिसाइड करती है। लेकिन देखिए, अब सिनेरियो चेंज हो रहा है। अच्छा, अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि ये हिंदी में नहीं है, तो इसका पीडीएफ आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। और यहां पर बेहतर समझाने की दृष्टि से मैं आपको इंग्लिश में समझा रहा हूं। तो देखिए, अब जो है रॉ मटेरियल के पास इंडस्ट्री लगाने की क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि एक तो अब उतना ज्यादा मटेरियल वेस्ट नहीं होता है। मान लीजिए, पहले एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब मान लीजिए आप 1 टन लोहे का यूज करते थे, तो चलिए मान लेते हैं कि 10 किलोग्राम का प्रोडक्ट तैयार होता था। यानी कि बहुत ज्यादा मटेरियल वेस्ट होता था। अब क्या है, तकनीक में सुधार आ गया है, तो जो 1 टन आप मान लीजिए चलिए लोहा यूज करेंगे, इससे जो मान लीजिए फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है 70 केजी। तो यानी कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई। अब उतना ज्यादा पदार्थ वेस्ट नहीं होता है, तो हम इसको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान लिए भी जाते हैं, तो अधिकतर का उपयोग ही होने वाला है, वेस्ट होने वाला नहीं है। तो परिवहन की जो लागत है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगी। इसके साथ ही जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी चेंज हो रही हैं। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, वो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट का यूज करती हैं। जैसे मान लीजिए कार बनाई जा रही है इंडस्ट्री में, तो एक जगह से इन्होंने टायर मंगा लिए। अब ये हर चीज का कच्चा माल यहाँ पर नहीं मंगाएंगी कि टायर मंगा बनाने के लिए कच्चा माल मंगाए, लोहा मंगाए, ऐसा नहीं होगा। ये जहां पर जो मटेरियल उपलब्ध है वहां पर इसको बना लेते हैं, या फिर वहां की जो कंपनियां उससे खरीद लेते हैं, और यहां पर आकर के एक स्थान पर इसको जो है असेंबल कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो इसकी वजह से भी अब जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन्हें रॉ मटेरियल के सोर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट का, आधे बने हुए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके ये फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर देखिए, इसके साथ ही केवल जो परिवहन लागत है वही मैटर नहीं करती है।
जो लेबर कॉस्ट है यानी श्रम लागत कितनी है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे चाइना में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज लगी हैं, आज बांग्लादेश में, भारत में लग रही हैं। उसका कारण है कि इन देशों में जो श्रम लागत कम है। तो ऐसे में रॉ मटेरियल के पास ही इंडस्ट्री लगे ये जरूरी नहीं है। जहां पर कम श्रम लग रहा है, मान लीजिए कि परिवहन की लागत तो ज्यादा है, लेकिन क्योंकि जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत सस्ती है, इसलिए पैसे की बचत हो रही है अल्टीमेटली। तो जहां पर लेबर कॉस्ट कम है वहां इंडस्ट्री चली जाएगी। इसके साथ ही देखिए क्या है, फ्यूल इफिशियंसी आई है। फ्यूल इफिशियंसी का एक उदाहरण है, पहले जो है अगर आपको 1 टन पिग आयरन का निर्माण करना है, यानी कि 1 टन पिग आयरन को अगर आपको पिघलाना है, तो आपको 10 टन कोयले की जरूरत होती थी। अब अगर इसी 1 टन पिग आयरन को आपको पिघलाना है तो केवल 1 टन कोयले की जरूरत होगी, यानी अब आपको कम कोयले की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है अब कोयले का परिवहन लागत आपके लिए उतनी ज्यादा कोई बड़ा सरदर्द नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो यहाँ पर कोयले की खपत है वो काफी कम हो गई है। तो थोड़ा कोयला मंगाना है कहीं से भी आप मंगा लेंगे। इसके साथ ही देखिए वाटर सप्लाई भी कई बार इंडस्ट्री की लोकेशन को डिसाइड करता है। जैसे कि अगर आपको 1 टन स्टील बनाना है तो इसके लिए 2 लाख लीटर पानी की जरूरत होती है। अब जाहिर सी बात है जहां पर यह पानी उपलब्ध होगा वहीं पर स्टील इंडस्ट्री लग पाएगी। वेस्ट डिस्पोजल की भी समस्या होती है, ऐसी जगह पे ही इंडस्ट्री लगेगी जहां पर उसका जो वेस्ट है उसको सही तरीके से उसका समाधान किया जा सके। इसके साथ ही देखिए एक्सेसिबिलिटी हो गई, कॉस्ट हो गई, मोबिलिटी ऑफ लेबर हो गया। इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक इंडस्ट्री है, वहां पर वर्कर कितनी आसानी से पहुंच सकते हैं। मान लीजिए एक स्थान है जो ट्रेन से भी जुड़ा है, एयरप्लेन से भी जुड़ा है, आसानी से यहां तक पहुंचा जा सकता है। तो इंडस्ट्री के लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि एक्सेसिबल है, आसानी से पहुंचा जा सकता है, प्लस पहुंचने का यहाँ पर खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में ऐसे स्थानों को जहां पर मोबिलिटी अच्छी होती है, उन स्थानों को कंपनियां पसंद करती हैं व्यापार के स्थान के रूप में। और फिर पूंजी तो देखिए एक मुख्य भाग है ही। जहां पर पैसा ही नहीं होगा, बैंक्स नहीं है, कैपिटल नहीं है, जाहिर सी बात है वहां पर इंडस्ट्री नहीं लगेगी। जहां पर क्योंकि कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लगाना है तो पैसा बहुत ज्यादा चाहिए। तो जहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, कैपिटल जहां पर आसानी से उपलब्ध होती है, वहीं पर इंडस्ट्री लगती है। इसके साथ ही देखिए ज्योग्राफिकल इनर्शिया आ जाता है। ज्योग्राफिकल इनर्शिया क्या है, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो इंडस्ट्रीज को एक ही प्रदेश में बांधे रखते हैं। कोई भी ये फैक्टर हो सकता है, मान लीजिए ये पूरा एक ज्योग्राफिकल एरिया है और यहाँ पर एक इनर्शिया देखा जा रहा है। इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व। तो यहाँ पर एक इंडस्ट्रीज में जड़त्व देखा जा रहा है, यानी सभी इंडस्ट्रीज यहीं पर है लंबे समय से, कहीं दूसरी जगह नहीं शिफ्ट हुई हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, यहां पर मान लीजिए धीरे धीरे स्पेशलाइज सर्विस का विकास हो गया है। जैसे कि एक उदाहरण से समझिए, बेंगलोर जो है ये सेवा क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां हैं सभी का हब बन गया है। यहाँ पर आपकी एचसीएल हो, आपकी इसरो हो, इस तरह से छोटी से लेके बड़ी तक बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं सर्विस सेक्टर की। और ये सेवा क्षेत्र का क्योंकि हब बन गया है, और ये सारी कंपनीज एक दूसरे से डिपेंड होती हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो कोई भी कंपनी इस क्षेत्र को छोड़ करके नहीं जाएगी क्योंकि सभी आपस में जुड़ी हैं। और सारी ये कंपनीज मिल करके आप कह लीजिए कि सेवा क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन इनका है या फिर विशेषता रखती हैं। इनकी जो विशेषता है, जो जिसको विशेषज्ञता कहते हैं, इनकी जो विशेषज्ञता है वो सेवा क्षेत्र की है। तो इसलिए ये इंडस्ट्रीज यहां पर ही काम करती रहेंगी। तो ये ज्योग्राफिकल इनर्शिया का एक उदाहरण हो गया। अगर ये इनर्शिया खत्म होने लगेगा तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज एरिया को छोड़ करके नए एरिया की ओर जाने लगेंगी। फिर देखिए इन्वायरमेंट भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि जो कॉटन इंडस्ट्री है उसके लिए कैसी क्लाइमेट चाहिए, जिस तरह से हमारे अहमदाबाद वगैरह में है, थोड़ी समुद्र के किनारे वाली। तो इसलिए जो नम क्लाइमेट है उसकी जरूरत होती है, ह्यूमिड, जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा हो। तो इस तरह के जो क्षेत्र हैं जैसे अहमदाबाद हो गया, वहां पर कुछ पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्री विकसित हो जाएंगी, जैसे कॉटन इंडस्ट्री विकसित हो गई। फिर इसके साथ ही देखिए गवर्नमेंट का तो बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, एसईजेड को विकसित करती है, ईईजेड को विकसित करती है, और इन माध्यमों से क्या करती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में विकास करने के लिए इंडस्ट्रीज को सभी तरफ से आकर्षित करती है। यहाँ पर टैक्स कम होंगे, बेहतर सुविधाएं होंगी। फिर देखिए कुछ डायनामिक फैक्टर भी होते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। डायनामिक मतलब क्या होता है, जो चीजें बदलती रहती हैं। तो एक तो देखिए विश्व में ये देखा गया है
जो पहले से विकसित, जहां पर पहले से बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज लगी हैं, जैसे भारत में मुंबई हो गया, इस तरह के स्थानों पर देखा गया है कि आगे भी इंडस्ट्रीज विकसित होती रहती है। बहुत ही सिंपल सा कारण है। मान लीजिए आपको कुछ मटेरियल चाहिए होता है अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, आप टॉयज बनाते हैं। अब टॉयज बनाने के लिए आपको प्लास्टिक चाहिए होगी, पैकेजिंग मटेरियल चाहिए होगा। अब आपको क्या पता चलता है कि ये जो पूरा एरिया है जिसको हम लोग देख रहे हैं सर्कल में है, यहाँ पे प्लास्टिक की भी इंडस्ट्री पहले से लगी है, यहाँ पे पैकेजिंग की भी इंडस्ट्री है, यहाँ पर जो है वर्ल्ड वाइड आप शिपिंग भी कर सकते हैं, आसानी से अपना माल पूरी दुनिया में भेज भी सकते हैं। तो टॉयज की इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा स्थान यही होगा आपकी, क्योंकि सारी चीजें एक जगह पे मिल जाएंगी। तो जो पहले से विकसित एरियाज हैं वहां पर और ज्यादा इंडस्ट्रीज जाती हैं। दूसरी बात हो जाती है इनोवेशन कितनी तेजी से हो रहा है। देखिए अगर किसी भी एरिया में इनोवेशन खत्म हो जाता है तो इंडस्ट्रीज पलायन कर जाती हैं उस एरिया में जहां पर नई तकनीक आई है, जहां पर नई तकनीक की वजह से ज्यादा लाभ हो रहा है। इसके साथ ही देखिए अगर कोई सप्लाई का नया सोर्स हो जाए, पहले मान लीजिए ये चलिए भारत मान लीजिए, तो मान लीजिए हम लोग पहले इस स्थान से कुछ सप्लाई लेते थे, तो क्या है हमारे इस पार्ट में इंडस्ट्रीज लगी थी। अब सप्लाई का सोर्स चेंज हो गया, मान लीजिए अब इधर से हम लोग सप्लाई लेने लगे, तो ऐसे में क्या होगा, इंडस्ट्रीज किधर शिफ्ट हो जाएंगी, हमारे ईस्ट कोस्ट पे शिफ्ट हो जाएंगी। क्यों शिफ्ट हो जाएंगी? क्योंकि जो सप्लाई का सोर्स है वो बदल गया, वो दूसरे कोस्ट पे चला गया। इसके साथ ही देखिए डिमांड पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके क्षेत्र में एक इंडस्ट्री लगी है और इसका जो माल है अब उसकी ज्यादा डिमांड नहीं रह गई है, तो ये इंडस्ट्री या तो कहीं माइग्रेट कर जाएगी नए एरिया में जहां पर डिमांड हो, या फिर बंद हो जाएगी। इसके साथ ही यूनिट साइज भी डिपेंड करता है। देखिए उदाहरण के लिए अगर आप एक स्टील प्लांट लगाना चाहते हैं तो स्टील प्लांट के लिए मिनिमम आपको 1 मिलियन टन कैपेसिटी का स्टील प्लांट लगाना होगा। इससे छोटा अगर प्लांट लगाएंगे तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी का प्लांट लगाने की क्षमता है तभी आप लगा पाएंगे। तो ऐसे बहुत कम एरिया होते हैं जहां पर इतने क्षमतावान लोग हों और जहां पर लोग इस तरह का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हों। इस वजह से भी कुछ एरियाज में इंडस्ट्री डेवलप होती है। सब अर्बनाइजेशन देखिए बहुत ही सिंपल टर्म है। आप एक शहर में रहते हैं और ये शहर की बाउंड्री है, यहाँ पर क्या है, अर्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, यानी अभी ज्यादा विकास नहीं हुआ है। धीरे धीरे शहर फैलता है और यहाँ तक चला जाता है। पहले इस एरिया में कुछ इंडस्ट्रीज भी थी। अब क्या है, क्योंकि यहाँ पर शहर आ गया है, लोग रहने लगे हैं, जमीनों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज को इस जगह पे रहना महंगा पड़ने लगता है, महंगी जमीनें हो जाती हैं। तो इंडस्ट्री छोड़ के क्या करती है, आगे के स्थानों पे चली जाती है जहां पर सस्ती जमीन उपलब्ध हो, बाकी की सुविधाएं सस्ती हो। और आखिरी चीज है ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ है कि पूरा विश्व ही मार्केट बन गया है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आसपास के ही क्षेत्रों में बेच सकते हैं। भारत में आप कोई सामान बना रहे हैं, आप ब्रिटेन में बेचिए, अमेरिका में बेचिए। तो इसलिए जो आज इंडस्ट्री की लोकेशन है उसके ऊपर एक फैक्टर का प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर का प्रभाव पड़ता है। यानी कि इंडस्ट्री बहुत सारी चीजों को, जैसे लेबर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, गवर्नमेंट की पॉलिसी, ऐसी बहुत सारी चीजों को देखने के बाद इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि वो कहां पर प्रोडक्शन करेगी। क्योंकि अब उसको ये चिंता नहीं है कि वो केवल जहां पर प्रोडक्शन करेगी वहीं पर बेच पाएगी, पूरे विश्व में बेच सकती है। तो ऐसी जगह पर जाकर के इंडस्ट्री लगेगी जहां पर उसको सबसे ज्यादा लाभ की आशा हो।